हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीमती ऋतु अरोरा, सिविक्स लेक्चरर। आज हम लोग क्लास 12th में नागरिक शास्त्र का चैप्टर 4 खंड क का पाठ 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इस पर अध्ययन करेंगे। इससे पहले 3 चैप्टर्स बच्चों हम लोगों ने पढ़े, उसी के कंटिन्यूएशन में है। यानी पहले शीत युद्ध का दौर आया, शीत युद्ध हुआ जिसमें 2 महाशक्तियां उभर करके सामने आई। तत्पश्चात 2 ध्रुवीयता का अंत हुआ, एक महाशक्ति का विलय हो गया, एक महाशक्ति 15 भागों में विभक्त हो गई, यानी सोवियत संघ। उसके बाद पूरे विश्व में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो जब पूरे विश्व में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया तो धीरे धीरे विश्व के अन्य देशों ने सत्ता के वैकल्पिक केंद्र ढूंढने का प्रयास किया। तो यही आपका आज का चैप्टर है, आज का टॉपिक है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। वैकल्पिक मतलब होता है किसी भी चीज़ का विकल्प खोजना। अमेरिका एकमात्र शक्ति थी, उसका विकल्प कौन से देश बन सकते हैं, कौन से देश उसको चुनौती दे सकते हैं। इस संदर्भ में विश्व में गहन विचार विमर्श होने लगा कि किस प्रकार विश्व में और शक्तियों को उभारा जाए। तो 1990 के दशक में द्विध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। 1991 में बच्चों सोवियत संघ का विघटन हुआ था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 90 का दशक हुआ, 90 से 100 तक वाला। तो 1990 के दशक में 2 ध्रुवीय व्यवस्था टूट गई और एक ध्रुवीय व्यवस्था यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया, उसका उदय हुआ। यूरोपीय संघ का उदय यूरोप में हुआ और आसियान का उदय एशिया में हुआ। तो इस प्रकार 2 शक्तिशाली संगठनों का उदय हुआ, एक यूरोप में यूरोपीय संघ का उदय हुआ और इसी प्रकार एशिया में आसियान का उदय हुआ। यूरोपीय संघ और आसियान ने अपनी अपनी क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास किया। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग यही दोनों यूरोपीय संघ और आसियान पर इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग यूरोपीय संघ क्या है, उसका उद्भव कैसे हुआ, कौन कौन से समुदाय उसके अंतर्गत हैं, यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव कौन कौन से हैं और यूरोपीय संघ के गठन के कारण और विशेषताएं, इतना हम लोग आज के लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो चलिए यूरोपीय संघ हम लोग प्रारंभ करते हैं। लंबे समय से यूरोपीय नेताओं का यह स्वप्न रहा कि यूरोपीय राज्यों का एक संघ या साझी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था बनाई जाए और विश्व युद्धों ने इस स्वप्न को आवश्यकता में बदल भी दिया। आपको मालूम है कि 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। और इन विश्व युद्धों के पश्चात यह विश्व में अनुभव किया जाने लगा था कि यूरोपीय राज्यों को एक संघ या साझी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था उनकी बनाई जाए ताकि यूरोपीय शक्तियां मिलकर के आ जाए। यूरोपीय संघ का जो उद्भव हुआ मार्शल योजना के तहत सन 1948 में सबसे पहले यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। इस योजना के माध्यम से अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों को व्यापार और आर्थिक मामलों में मदद देना शुरू कर दिया। तत्पश्चात सन 1957 में रोम संधि के प्रभावी होने से और सन 1958 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय परमाणु शक्ति समुदाय
ये अस्तित्व में आए या ये बने। तो इस प्रकार सोवियत संघ के विघटन यानी 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद, विघटन कब हुआ था? 1991 में। तो 1992 में सोवियत संघ की स्थापना की गई। अब हम लोगों ने दो समुदायों की चर्चा की, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय परमाणु शक्ति समुदाय। ये दोनों समुदाय क्या हैं बच्चों? पहला यूरोपीय आर्थिक समुदाय। यूरोपीय आर्थिक समुदाय में कई महत्वपूर्ण नीतिगत क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। इसके सदस्य देशों में आदान प्रदान की स्वतंत्रता है, यानी जितने भी सदस्य देश हैं वो आपस में किसी भी प्रकार का आदान प्रदान किसी भी वस्तु का कर सकते हैं। यह तट कर संघ है, आपस में तट पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जाता। इनमें व्यापार की साझी व्यवस्था है। साझा मतलब होता है एक साथ मिलकर कार्य करना, यानी जितने देश यूरोपीय संघ के सदस्य हैं वो मिल करके कार्य करते हैं, साझी व्यवस्था पाई जाती है। इसके सदस्य राज्यों के बाहरी व्यापार में भी समन्वय पाया जाता है। आपस में किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता नहीं है कि हम इस देश में करेंगे और हम इस देश में करेंगे। आपस में बाहरी व्यापार से समन्वय की स्थिति पाई जाती है। सन 1979 में यानी 1979 में इसने यूरोपीय मुद्रा व्यवस्था की स्थापना की और 1958 से 1992 के बीच की घटनाओं के कारण यूरोपीय आर्थिक समुदाय का स्वरूप परिवर्तित हुआ और आज यह यूरोपीय संघ के नाम से संबोधित किया जाता है। यानी जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय था वो भी धीरे धीरे यूरोपीय संघ में परिवर्तित हो गया। यूरोपीय परमाणु शक्ति समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ ही यूरोपीय परमाणु शक्ति समुदाय की भी स्थापना की गई थी। यह समुदाय यूरोपीय उद्योगों और घरों के लिए परमाणु ऊर्जा को शक्ति के साधन के रूप में विकसित करने में सहायता कर रहा था। यह परमाणु सामग्री के लिए एक संयुक्त बाजार बनाए रखता है, शोध कार्यक्रमों का संचालन करता है और शोध केंद्र स्थापित करता है। साथ ही सन 1973 में यूरोपीय मौद्रिक सहयोग के संविधान पर हस्ताक्षर भी हुए या वो भी लागू। तो इस प्रकार यूरोपीय मौद्रिक व्यवस्था 1990 में लागू हुई। इस प्रकार यूरोपीय संघ आर्थिक समुदाय से राजनीतिक समुदाय में बदलता जा रहा था। यूरोपीय संघ का अपना एक साझा झंडा, एक गान, स्थापना दिवस और मुद्रा है। इसकी साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी है। देखिए अभी मैंने कहा इनका एक अपना साझा झंडा भी है बच्चों, तो ये नीचे आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ये झंडा है, ये झंडा जिसमें 12 सितारे प्रदर्शित हैं। ये 12 सितारे क्या दिखा रहे हैं? सोने के रंग के ये सितारे हैं। ये यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। इसमें 12 सितारे हैं क्योंकि 12 की संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस झंडे में 12 सितारे शामिल किए गए हैं। सोने के रंग के ये सितारे पाए जाते हैं। एक और चित्र देखिए बच्चों, इसमें यूरोपीय संघ का मानचित्र आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। कौन कौन से देश यूरोपीय संघ में शामिल हुए उनके नाम दिए गए हैं। विश्व में कहाँ पर, यूरोप में कहाँ पर हैं वो भी दिखाया गया है। कौन से पहले शामिल हुए, कौन से बाद में शामिल हुए, पुराने सदस्य, नए सदस्य आपके उसमें दिखाए गए हैं। जो डार्क से हैं वो पुराने सदस्य हैं, जो लाइट से हैं वो नए सदस्य हैं। और नीचे नाम भी दिए हैं बच्चों कि कौन सा देश कब शामिल हुआ। सबसे आखिरी देश 2013 में क्रोएशिया उसमें शामिल हुआ और 1958 में जो 4-5 देश शामिल हुए थे उसमें फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग,
ये 6 देश सबसे पहले 1958 में इन्होंने यूरोपीय संघ का सपना देखा था और संघ को बनाने के लिए कवायद शुरू कर दी थी। और सबसे लास्ट में कौन सा जुड़ा? क्रोएशिया जुड़ा है, 2013 में जुड़ा। तो इस प्रकार ये यूरोपीय संघ का मानचित्र है कि कौन से देश कितने इसमें जुड़े। अब हम लोग यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव के बारे में जानेंगे, यानी कब कब कौन कौन सी घटनाएं घटी, कैसे यूरोपीय संघ बना, समयावार, सनवार, उसका अध्ययन करेंगे। 1948 में यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। 1951 में पश्चिमी यूरोप के 6 देश पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया, जिसके माध्यम से ये इन 6 देशों में आपस में कोयला और इस्पात का आदान प्रदान, आयात निर्यात आसानी से किया जा सकता था बिना किसी तटकर। मार्च 1957 में फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्जमबर्ग में रोम की संधि के माध्यम से एक और संगठन बना, यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय। इन दोनों का गठन किया गया। 1973 में ब्रिटेन, डेनमार्क, आयरलैंड ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ग्रहण कर ली। 1979 में यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। यहाँ से यूरोपीय संसद, जो यूरोपीय संघ के विभिन्न अंग हैं, उसमें पहला अंग है यूरोपीय संसद, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यूरोपीय संघ की स्थापना के पहले ही ये कदम प्रारंभ हो चुका था। 1981 में यूनान ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ग्रहण की। 1985 में शांगेन संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के मध्य सीमा नियंत्रण समाप्त कर दिया। 1986 में स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हो गए। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया बच्चों, जर्मनी 2 भागों में बटा हुआ था और 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक हो गए, पुनः एक राज्य हो गए, जैसा कि पहले शीत युद्ध के पहले पाए जाते थे। शीत युद्ध काल में जर्मनी का विभाजन हो गया था और 1990 में दोनों जर्मनी का पुनः एकीकरण हो गया। 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के लिए मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर हुए। 1993 में एकीकृत बाजार का गठन हुआ और सन 2002 में नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्य देशों ने अपना लिया। 2004 में साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया भी यूरोपीय संघ में शामिल हुए। 2007 में बल्गारिया, रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल हुए और इन्होंने भी यूरो मुद्रा को अपना लिया। 2009 में लिस्बन संधि लागू हुई। 12 में यूरोपीय संघ को नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2013 में क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना और 2016 में ब्रिटेन ने जनमत संग्रह करवाया और 51.9% मतदाताओं ने ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर करने का फैसला किया। तो इस प्रकार यूरोपीय संघ के महत्वपूर्ण पड़ाव आपके सामने थे। अब हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय संघ के गठन के कारण, यानी यूरोपीय संघ क्यों गठित हुआ, इसके प्रमुख कारण क्या हैं। यूरोपीय संघ के गठन के प्रमुख कारणों में पहला कारण है द्वितीय विश्व युद्ध की मार से त्रस्त और पस्त यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को फिर से गतिशील बनाना अति आवश्यक महसूस हो रहा था, परम आवश्यक हो रहा था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप के अनेक देशों की हालत बहुत ही खस्ता हो गई थी। उनकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी, तो उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए, पुनः गतिशील बनाने के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
दूसरा कारण था यूरोप के इन देशों ने सर्वप्रथम इस्पात और कोयले की कमी महसूस की। इतनी अधिक इस्पात और कोयले की कमी इन देशों में होने लगी थी कि वहाँ के उद्योग और कल कारखाने भी बंद हो रहे थे, बंद होने की कगार पर पहुंच रहे थे। अतः सबसे पहले अप्रैल 1951 में यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया गया। तीसरा, परमाणु ऊर्जा और व्यापार बढ़ाने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC तथा यूरोपीय ऊर्जा समुदाय अस्तित्व में आए। अंततः इन तीनों संस्थाओं को मैनचेस्टर संधि के द्वारा यूरोपीय संघ के रूप में फरवरी 1992 में तब्दील कर दिया। इन्हीं तीनों ने मिलकर के यूरोपीय संघ का यही तीन प्रमुख कारण बने, जिसके कारण यूरोपीय संघ फरवरी 1992 में स्थापित किया गया। यूरोपीय संघ की साझी विशेषताएं, बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं, तो उनकी कॉमन विशेषताएं क्या हैं, साझी विशेषताएं क्या हैं? लंबी समयावधि में बना यूरोपीय संघ, बहुत लंबी समयावधि, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से बनना प्रारंभ हुआ और जाके कब स्थापित हुआ बच्चों? 1992 में, फरवरी 1992 में। तो काफ़ी लंबे समय में ये बन करके तैयार हुआ। तो लंबी समय अवधि में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदल करके अधिकाधिक राजनैतिक स्वरूप लेता चला गया। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफ़ी सीमा तक एक राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा। हालांकि यूरोपीय संघ अपना एक पृथक संविधान बनाने में असफल रहा, लेकिन फिर भी इसका अपना एक झंडा है, अपना गान है, अपना स्थापना दिवस है और साझी मुद्रा भी है। कौन सी मुद्रा है बच्चों? अभी हम लोगों ने जाना था कि इन लोगों ने नई मुद्रा यूरो की स्थापना की थी। झंडा भी ऊपर हम लोगों ने देखा कि इनका झंडा 12 सोने के सितारे, सोने के रंग के सितारे उसमें बने हैं, जो उनकी पूर्णता, एकता और समग्रता को प्रदर्शित करते हैं। और साझी मुद्रा क्या है? यूरो है। दूसरा, परराष्ट्र संबंधों के मामले में इसने काफ़ी सीमा तक संयुक्त विदेश और सुरक्षा नीति भी बना ली है। नए सदस्यों को सम्मिलित करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार का प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने में शामिल किया जाए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यूरोपीय संघ के 2 सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं। कौन सी सुरक्षा परिषद? UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में बच्चों 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य जो हमेशा बने रहते हैं, उसमें से 2 ब्रिटेन और फ्रांस यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, जो बहुत मायने रखते हैं क्योंकि इनके पास वीटो पावर पाई जाती है, आप आगे पढ़ेंगे। तो इसके कारण वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और साथ ही साथ अनेक देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल हो जाते हैं। इस तथ्य की वजह से यह अमेरिका सहित सभी देशों की नीतियों को भी प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। और यूरोपीय संघ का राजनैतिक, आर्थिक, कूटनैतिक तथा सैनिक प्रभाव अत्यधिक है। सन 2005 में यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जिसका सकल घरेलू उत्पादन 12,000 अरब डॉलर से कहीं अधिक था। इसकी मुद्रा यूरो ने अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए एक चुनौती भी प्रस्तुत की। यह विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के भीतर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करते। तो बच्चों, आज हम लोग ने यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा, कैसे स्थापना हुई, उसके गठन के कारण और उसकी साझी विशेषताएं, यहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय संघ की प्रमुख संस्थाएं। यूरोपीय संघ की 7 प्रमुख संस्थाएं हैं जो हम लोग नेक्स्ट उसकी वीडियो में पढ़ेंगे। उसके विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका, उसकी सीमाएं और यूरोपीय संघ एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन के रूप में, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। तो आज जितना पढ़ाया है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न: यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई? दूसरा,
यूरोप में किस क्षेत्रीय संगठन का उदय एक मजबूत शक्ति के रूप में हुआ? तीसरा, यूरोपीय मौद्रिक व्यवस्था कब लागू हुई? चौथा, यूरोपीय संघ के गठन के कारण स्पष्ट कीजिए। और पांचवा, यूरोपीय संघ की कोई 2 विशेषताएं बताइए। आज के लिए बच्चों इतना ही। इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि किस प्रकार एक नई शक्ति के रूप में यूरोपीय संघ की स्थापना की गई ताकि वो संयुक्त राज्य अमेरिका को चुनौती दे सके, एक उसके वर्चस्व को, उसके प्रभुत्व को तोड़ने में सक्षम हो सके। हो पाई कि नहीं वो हम लोग आगे जानेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। ध्यान से पढ़िएगा और साथ साथ बच्चों काम करते रहिए, याद करते रहिए, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। थैंक यू बच्चों।